नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। आज सबसे पहले बात होगी बांग्लादेश की। बांग्लादेश में एक बार फिर जबरदस्त हिंसा और बवाल मचा हुआ है। बांग्लादेश में 3 फ्रंट वॉर जैसे हालात हो गए हैं। एक मोर्चे पर शेख हसीना के समर्थक और आवामी लीग के कार्यकर्ता हैं, तो सेकेंड फ्रंट पर यूनुस के समर्थक और कट्टरपंथी जमाती हैं। और इन दोनों के बीच फंसी हुई है बांग्लादेश की सेना, जो हसीना के समर्थकों पर लाठी चला रही है, फायरिंग कर रही है, तो दूसरी ओर कट्टरपंथियों के हाथों पिट रही है, पत्थर खा रही है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या बांग्लादेश में एक बार फिर तख्ता पलट होने वाला है? क्या बांग्लादेश में फिर जुलाई 2024 वाली स्क्रिप्ट दोहराई जाएगी? क्या बांग्लादेश की ताजा हिंसा यूनुस की विदाई का ट्रेलर है? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। हसीना को मृत्युदंड, बांग्लादेश में बवाल प्रचंड। शेख हसीना को फांसी, यूनुस के खिलाफ क्रांति। शेख हसीना पर क्लेश, फिर जलेगा बांग्लादेश। আওয়ামী का गुस्सा हाई, तख्ता पलट की तैयारी। সারা বাংলাদেশে সকাল সন্ধ্যা শাটডাউন পালিত হবে এবং আমরা পরিষ্কারভাবে বলতে চাই, बांग्लादेश में एक बार फिर बवाल मचा है। ढाका से लेकर चट्टोग्राम तक कोहराम मचा है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के समर्थकों ने मोर्चा संभाल लिया है। आज बांग्लादेश बंद बुलाया है। यूनुस सरकार के खिलाफ अवामी लीग के कार्यकर्ता सड़क पर है, आगजनी कर रहे हैं। दरअसल ये विरोध शेख हसीना को फांसी की सजा दिए जाने के खिलाफ है। हसीना के समर्थन में अवामी लीग ने आज बांग्लादेश बंद बुलाया है। अवामी लीग का कहना है कि जब तक यूनुस को सत्ता से नहीं हटा देंगे, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। जो फैसला दिया गया है उसे बांग्लादेश की जनता नहीं मानती। हम ये साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि जब तक ये अवैध यूनुस सरकार पीछे नहीं हटती, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। मैं बांग्लादेश के हर एक नागरिक को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, नेता और शेख मुजीब की बेटी की तरफ से सलाम भेज रहा हूँ। इस जालिम सरकार से मुक्ति के लिए सड़क पर आओ। यूनुस सरकार को इस्तीफा देने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। मैं सभी योद्धाओं से कहूंगा कि वो इस लड़ाई को जारी रखें, इस संघर्ष को और तेज करें। जल्द ही इस अवैध आतंकी यूनुस सरकार को हम इस्तीफा देने पर मजबूर कर देंगे। यूनुस सरकार जब तक स्टेप डाउन नहीं करती, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल ने जैसे ही शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई, वैसे ही बांग्लादेश में बवाल मच गया। बड़ी संख्या में शेख हसीना के समर्थक सड़कों पर उतर आए, सरकारी बसों और सरकारी इमारतों में आग लगा दी। ढाका की सड़कों पर आधी रात को जमकर बवाल हुआ। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए यूनुस सरकार को आर्मी को उतारना पड़ा। प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज की गई। हसीना समर्थकों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, उन पर फायरिंग तक की गई। आईसीटी के फैसले के खिलाफ हसीना के समर्थकों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। अवामी लीग के प्रोटेस्ट को देखते हुए बांग्लादेश की सड़कों पर आर्मी को उतारा गया है। साथ ही यूनुस सरकार शूट एट साइट का ऑर्डर दे चुकी है, यानी प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया जा चुका है।
लेकिन इस बार अवामी लीग के कार्यकर्ता और शेख हसीना के समर्थक आर पार के मूड में हैं। यूनुस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आईसीटी के फैसले पर अवामी लीग का कहना है कि मुकदमा 14 अगस्त को शुरू हुआ और 17 नवंबर को फैसला भी आ गया। 2 महीने के दौरान अदालत ने सिर्फ 20 दिन सुनवाई की। 84 गवाहों में से सिर्फ 54 की गवाही सुनी गई। इस 2 महीने की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस भी गैर हाजिर रहे, फिर भी फैसला सुना दिया गया। इसलिए अवामी लीग इस फैसले को पक्षपातपूर्ण बता रहा है और इसके खिलाफ बांग्लादेश बंद बुलाया है, जिसके बाद बांग्लादेश में बवाल मचा हुआ है। तो वहीं कट्टरपंथी जमात के समर्थक आईसीटी के फैसले का सपोर्ट कर रहे हैं। हसीना को सजाए मौत दिए जाने के फैसले का समर्थन कर रहे हैं। जमात के समर्थकों ने बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमीद के घर पर भी हमला बोल दिया। पूर्व राष्ट्रपति के घर में तोड़फोड़ की गई। इसके अलावा अवामी लीग के नेता हबीब हसन के घर को आग लगा दी गई। एक तरफ जहां यूनुस की पुलिस शेख हसीना के समर्थकों पर फायरिंग कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कट्टरपंथियों के सामने यूनुस की पुलिस ने सरेंडर कर दिया है। जमात के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर भी हमला बोल दिया। यूनुस के समर्थकों ने पुलिस पर जमकर पत्थर बरसाए। फौज के सामने ही बीएनपी और जमात के कट्टरपंथी सरेआम बम बरसा रहे हैं। नकाबपोश कट्टरपंथी खुलकर तांडव कर रहे हैं। गाड़ियों को आग लगाई जा रही है। यूनुस की फौज और पुलिस बीएनपी के सामने बेबस हो चुकी है। तो वहीं हसीना के समर्थक भी हटने को तैयार नहीं। शेख हसीना के समर्थक इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में हैं, यानी बांग्लादेश में 1.5 साल बाद वही हालात हो गए हैं जो जुलाई 2024 में देखने को मिला था, जब जमाते इस्लामी और बीएनपी ने ढाका की सड़कों पर जमकर तांडव मचाया था। 15 दिनों तक चले इस आंदोलन में 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा था। अब एक बार फिर ऐसे ही हालात बन गए हैं, क्योंकि बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल शेख हसीना को फांसी की सजा सुना चुकी है। पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा कमाल को सजाए मौत का फरमान सुनाया जा चुका है। ढाका की इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल ने हत्या के लिए उकसाने, हत्या का ऑर्डर देने और दंगा रोकने में नाकाम साबित होने का दोषी माना है। We have decided to inflict her with only one sentence, that is sentence of death. It is hereby ordered that accused Sheikh Hasina be found guilty on 3 counts under charge 1. Count number 1 incitement, count number 2 order to kill, count number 3 inaction to prevent the atrocities and failing to take punitive actions against the perpetrators. यूनुस ने शेख हसीना को फंसाने के लिए बहुत बड़ा चक्रव्यूह रचा है। हसीना की ढाका में वापसी का कोई ऑप्शन बाकी नहीं छोड़ा है और ये ही बवाल की सबसे बड़ी वजह है। शेख हसीना को फांसी की सजा के खिलाफ अपील करने के लिए 30 दिन का वक्त दिया गया है। शेख हसीना अपनी अपील बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सकेंगी, लेकिन इसके लिए कोर्ट ने शर्त रख दी है कि शेख हसीना देश से बाहर रहकर अपील दायर नहीं कर सकेंगी। याचिका के लिए उन्हें खुद बांग्लादेश में मौजूद रहना होगा, जो मौजूदा सिचुएशन में पॉसिबल नहीं दिखता। आईसीटी के फैसले के बाद बांग्लादेश में उबाल है। हसीना के समर्थकों में गुस्सा है। बांग्लादेश में जुलाई 2024 रिपीट हो सकता है, फिर से तख्ता पलट भी हो सकता है। शेख हसीना की तरह यूनुस की कुर्सी भी जा सकती है। बिना चुनाव कराए यूनुस को भागना पड़ सकता है। सिचुएशन कभी भी बिगड़ सकती है, क्योंकि कोर्ट के फैसले पर शेख हसीना ने कहा है कि ये पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित फैसला है। फांसी की सजा की मांग ये बताती है कि अंतरिम सरकार में चरमपंथी लोगों का बोलबाला है।
पूरी प्रक्रिया देश की निर्वाचित प्रधानमंत्री को हटाने और अवामी लीग को राजनीतिक तौर पर खत्म करने का बेशर्म और जानलेवा इरादा है। अमेरिका में भी शेख हसीना के समर्थन में प्रोटेस्ट हुआ। यूनुस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। यूएनएचआरसी ने भी आईसीटी के फैसले पर सवाल उठाते हुए फांसी की सजा को गलत बताया है। We also regret the imposition of the death penalty, which we oppose in all circumstances. The High Commissioner hopes Bangladesh will move forward with a comprehensive process of truth-telling, reparation and justice as the pathway to national reconciliation and healing. पिछले 4 दिन से ढाका में बड़े बड़े मशाल जुलूस निकाले जा रहे हैं। यूनुस के इस्तीफे की मांग बहुत तेजी से चल रही है। हसीना समर्थक पूरे लाव लश्कर के साथ सड़क पर उतरे हुए हैं। पिछले साल 5 अगस्त के बाद से शेख हसीना भारत में है। शेख हसीना को सजा मिलने के बाद बांग्लादेश की सरकार ने शेख हसीना को सौंपने की अपील की है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण समझौता है, इसलिए भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि वो शेख हसीना को सौंप दे। भारत सरकार की ओर से इसका जवाब भी दे दिया गया। भारत सरकार ने कहा है कि एक निकट पड़ोसी होने के नाते बांग्लादेश के लोगों के सर्वोत्तम हितों का ख्याल रखने और उनके देश में शांति, लोकतंत्र और स्थिरता लाने के लिए प्रतिबद्ध है। मतलब साफ है कि बांग्लादेश में एक बार फिर आर पार की लड़ाई तय है। बांग्लादेश की सड़कों पर इस वक्त एक और कट्टरपंथियों की टोली है जो मुजीब का घर गिराने पर तुली है, दंगा भड़काने के लिए फ्रंट लाइन पर खड़ी है। दूसरी तरफ शेख हसीना के समर्थक हैं जो यूनुस को हटाने पर अड़े हैं। तीसरी ओर यूनुस की फौज है जिसके पास शूट एट साइट का ऑर्डर है। बात अब कभी भी बिगड़ सकती है, सिचुएशन अब कभी भी खराब हो सकती है, कभी भी बांग्लादेश में नया टकराव शुरू हो सकता है, सड़क पर जंग छिड़ सकती है। बांग्लादेश में गृह युद्ध जैसे हालात हैं तो दिल्ली में डॉक्टर्स के आतंकी मॉड्यूल को लेकर नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली धमाके के बाद जांच एजेंसियां आतंक के नेटवर्क पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रही है। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में जहां श्रीनगर से गिरफ्तार आतंकी बिलाल उर्फ दानिश को एनआईए की कस्टडी में भेजा गया, कोर्ट ने दानिश को 10 दिन के एनआईए हिरासत में भेजा है। इससे पहले बिलाल उर्फ दानिश ने एनआईए की पूछताछ में कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सूत्रों के मुताबिक आतंकी डॉक्टर उमर ने दानिश को भी अपने साथ फिदायीन बनने का ऑफर दिया था, लेकिन दानिश सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए तैयार नहीं हुआ। दरअसल उमर फिदायीन दस्ता तैयार कर रहा था। ऐसे में सवाल यह है कि मरने से पहले उमर अपनी तरह के और कितने सुसाइड बॉम्बर तैयार करके गया है। उमर और उसके आतंकी मॉड्यूल कैसे दिल्ली में ड्रोन और रॉकेट अटैक की साजिश रच रहे थे? क्या डॉक्टरों का आतंकी नेटवर्क दिल्ली में हमास स्टाइल में हमला करने वाला था? आतंकी डॉक्टर उमर शू बम पहनकर कैसे बना शू बॉम्बर? इस रिपोर्ट में देखिए। क्या डॉक्टरों का आतंकी नेटवर्क दिल्ली पर करने वाला था हमास स्टाइल में हमला? क्या आतंक का फरीदाबाद मॉड्यूल बना रहा था हमास की तरह ड्रोन से हमला करने का प्लान? क्या आतंकियों के हैंडलर ने दिल्ली पर रॉकेट अटैक करने का दे दिया था ऑर्डर? आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमर आखिरी वक्त में क्यों बना शू बॉम्बर? One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is
martyrdom operations, and it is being known in Islam. दिल्ली धमाके का फिदाइन हमलावर डॉक्टर उमर का ये सबसे लेटेस्ट वीडियो है। आतंकी उमर ने ये वीडियो ब्लास्ट से पहले बनाया था। करीब 1.25 मिनट लंबे इस वीडियो में उमर जो बातें कर रहा है उसे सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। इस वीडियो में उमर सुसाइड बॉम्बिंग की बात कर रहा है, खुदकुश हमले की वकालत करता नजर आ रहा है, सुसाइड बॉम्बिंग को शहीद होने का मिशन बता रहा है। उमर कह रहा है कि इस्लाम में खुदकुश हमला काफी जानी पहचानी बात है। One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations: when a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. It's not, we don't have situation. दिल्ली का गुनहगार उमर पूरी तरह से ब्रेन वॉश्ड हो चुका था। उसके दिलो दिमाग में नफरत कूट कूट कर भरी थी। वो दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में आतंकी हमला करके मासूमों का कत्लेआम करना चाहता था। अपने इसी मंसूबे के तहत उमर 10 नवंबर की शाम लाल किले के पास आत्मघाती शू बॉम्बर बनकर फट गया। आतंकी डॉक्टर उमर शू बॉम्बर क्यों और कैसे बना, इसकी डिटेल भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आतंकियों के उन खतरनाक मंसूबों के बारे में जान लीजिए जो उन्होंने दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों के लिए बनाया था। दिल्ली ब्लास्ट में गिरफ्तार एक आतंकी ने ऐसा खुलासा किया है जिसे सुनकर जांच एजेंसियों के भी होश उड़ गए हैं। आतंकियों का फरीदाबाद मॉड्यूल गाजा के हमास की तर्ज पर ड्रोन और छोटे रॉकेट बनाकर भारत में बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा था। ये मॉड्यूल ऐसे ड्रोन तैयार करने की कोशिश में लगे थे जिन्हें मॉडिफाई करके हथियारों की तरह इस्तेमाल किया जा सके। आतंकी ड्रोन में कैमरा और बैटरी के साथ छोटे बम लगाने की तैयारी कर रहे थे। आतंकी ड्रोन को किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह या सुरक्षा ठिकाने पर उड़ाकर टारगेटेड ब्लास्ट करवाना चाहते थे। जैश के ऑर्डर पर आतंकी डॉक्टरों का नेटवर्क जिस हमास मॉड्यूल पर काम कर रहा था उसका खुलासा श्रीनगर से गिरफ्तार इस आतंकी ने किया है। इस आतंकी का नाम है जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश। आतंकी दानिश उमर का मेन सहयोगी बताया जा रहा है। दिल्ली ब्लास्ट में उसका एक्टिव रोल है। दानिश अनंतनाग के काजी कुंड का रहने वाला है। उसे श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया है। दानिश ने डॉक्टर उमर के साथ मिलकर धमाके की प्लानिंग रची थी। इस ऑपरेशन के दौरान वो उमर को टेक्निकल सपोर्ट दे रहा था। आतंकी दिल्ली में वैसा ही कुछ प्रयोग करना चाहते थे जैसा गजा में हमास ने किया था। आतंकी ड्रोन और रॉकेट से अटैक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान लेना चाहते थे। आकाओं के कहने पर दानिश और बाकी आतंकी डॉक्टरों ने हमास के पैटर्न पर हमला करने की तैयारी भी शुरू कर दी थी। लेकिन इससे पहले कि दिल्ली में हमास वाली साजिश कामयाब होती, फरीदाबाद के आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हो गया। दानिश ने पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। एनआईए के मुताबिक हमास की तर्ज पर ड्रोन और छोटे कैमरों से बड़े हमले करने की साजिश रची गई थी। दानिश ड्रोन को मॉडिफाई करने और उसमें बम लगाने में माहिर था। उसके टारगेट पर भीड़ भाड़ वाले बाजार और सरकारी दफ्तर थे।
इससे पहले कि वो कुछ कर पाता पूरा मॉड्यूल पकड़ा गया। सीरिया, अफगानिस्तान और गाजा में जिस तरीके से हमास ड्रोन के जरिए हमले करता है, उसी को यहाँ पर कॉपी करने की कोशिश की जा रही थी। और आखिर में 10 नवंबर की शाम आतंकी उमर फिदायीन हमलावर बनकर आया और बारूदी कार से विस्फोट कर दिया, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई और 32 लोग घायल हैं। उमर ने इस पूरे फिदायीन हमले को कैसे अंजाम दिया? 10 नवंबर की शाम लाल किला पहुंचने से पहले उमर कहां गया, किस किस से मिला, आतंकी उमर ने धमाके के लिए किन विस्फोटकों का इस्तेमाल किया, अब उसकी डिटेल भी सामने आ चुकी है। जांच एजेंसी को घटनास्थल से ऐसे सबूत मिले हैं जिससे पता चल रहा है कि उमर ने शू बम से दिल्ली में धमाका किया था। उमर ने जूतों के जरिए बम को एक्टिव किया था। ब्लास्ट स्पॉट की फॉरेंसिक जांच में जांच एजेंसी ने विस्फोटक के ट्रेसेस कार की ड्राइविंग सीट के नीचे मिले जूते और टायर से बरामद किए हैं। जांच कर रही टीम को कार की ड्राइविंग सीट से एक जूता मिला है जिसमें मेटल नुमा सब्सटेंस पाया गया है। अंदेशा है कि यही विस्फोट का मेन ट्रिगर है, इसी से ब्लास्ट को अंजाम दिया गया था। जांच एजेंसियों को इसके अलावा कार की पिछली सीट के नीचे से भी विस्फोटकों के सबूत मिले। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने बड़े धमाके की प्लानिंग के लिए भारी मात्रा में TATP इकट्ठा कर रखा था। हमले में अमोनियम नाइट्रेट के साथ TATP का मिश्रित इस्तेमाल किया गया है। TATP यानी ट्राई एसीटोन ट्राइपोरोक्साइड एक बेहद खतरनाक विस्फोटक है। आतंकी इसे मदर ऑफ शैतान भी कहते हैं। थोड़ी सी गर्मी, घर्षण या स्पार्क करने से जोरदार धमाका करता है, इसलिए अकेले आतंकी या स्लीपर सेल इसे पसंद करते हैं। लंदन, पेरिस और मिडिल ईस्ट के कई हमलों में TATP का इस्तेमाल हो चुका है। जैश जैसे टेरर ग्रुप इसे बड़े हमलों के लिए इस्तेमाल करते हैं। लाल किला ब्लास्ट में अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों को शक है कि उमर मोहम्मद एक शू बॉम्बर हो सकता है। दरअसल लाल किले के सामने जिस I-20 कार में ब्लास्ट हुआ, उसकी ड्राइविंग सीट के नीचे से एजेंसियों ने एक शूज बरामद किया है। इस जूते में मेटल नुमा सब्सटेंस मिला है। जांच एजेंसियों को शक है कि इस ब्लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट के साथ साथ TATP विस्फोटक का भी इस्तेमाल किया गया है। दिल्ली धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, आतंक के पूरे नेटवर्क की परत दर परत खुलती जा रही है। ये फरीदाबाद मॉड्यूल की डॉक्टर शाहीन है। उसके साथ दाढ़ी में जो शख्स खड़ा है वो डॉक्टर मुजम्मिल है। ये तस्वीरें 25 सितंबर की है। शाहीन और मुजम्मिल ने धमाके के लिए ब्रेजा कार खरीदी थी, जिसकी पेमेंट नकद की गई। डॉक्टर शाहीन इस पूरे टेरर ऑपरेशन में फंडिंग और लॉजिस्टिक का काम देख रही थी। धमाके से पहले डॉक्टर शाहीन के जरिए आतंकी मॉड्यूल को 20 लाख रुपए पहुंचाए गए। सुरक्षा एजेंसी अब पूरे नेटवर्क, प्लानिंग, फंडिंग और सप्लाई चेन को उजागर करने में जुटी है। दिल्ली ब्लास्ट से पहले आतंकी उमर कहां छिपा था, कौन कौन उसकी मदद कर रहा था, पुलिस हर कड़ी को एक दूसरे से जोड़ने में जुटी। फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी का डॉक्टर टेररिस्ट मॉड्यूल का सबसे कुख्यात, जो कि बॉम्ब बनाने के अंदर एक्सपर्ट था, डॉक्टर उमर इस ब्लास्ट से पहले तकरीबन 10 दिन नूह की हिदायत कॉलोनी में एक किराए के कमरे में रुका और यहीं पर रुककर यह बताया जा रहा है कि जब वो ब्लास्ट से पहले अपनी I-20 कार लेकर निकला तो इसी घर के अंदर उसने अपने विस्फोटक सामान जो हैं वो यहां पर छिपा रखे थे। फिलहाल आप देखेंगे हरियाणा पुलिस की STF, साथ ही लोकल पुलिस यहां पर मौजूद है और ये जो घर है, काले रंग का गेट है। फिलहाल यहां पर ASP और पुलिस की टीम अंदर जांच करने के लिए पहुंची हुई है और इसी घर के अंदर यह बताया जा रहा है कि शोएब नाम का एक शख्स है और शोएब जो है वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के एक टेक्नीशियन के तौर पर वहां पर काम करता था और टेक्नीशियन के तौर पर काम करता था। उसकी साली का ये घर है जिसका फिलहाल दरवाजा बंद है और पुलिस की टीम यहां पर जांच करने के लिए पहुंची है। यह बताया जा रहा है कि इस पूरे ब्लास्ट के दिन से पहले तकरीबन 10 से 12 दिन उमर जो है यहां पर किराए पर रहा, अपनी I-20 कार भी यहां पर लेकर आता था और जानकारी यह भी मिल रही है कि ब्लास्ट से पहले जब, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज उसकी कई जगह की सामने आई है, 30 अक्टूबर को यानी कि तकरीबन 10 दिन पहले उसने अल-फलाह यूनिवर्सिटी का प्रेमिसेस छोड़ दिया था, वो यहां पर रह रहा था और इसी घर के अंदर क्या इस तरीके का कोई विस्फोटक सामान
यहां पर हो सकता है, इन तमाम चीजों की फिलहाल जांच की जा रही है। 10 नवंबर को ब्लास्ट से पहले उमर विस्फोटक लेकर हरियाणा के अलग अलग इलाकों में छिपता रहा। 9 नवंबर की देर रात फिरोजपुर झिरका में एटीएम से पैसे निकालने के बाद उमर की तस्वीर टोल प्लाजा से एंट्री करते हुए कैमरे में कैद हुई है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है फिरोजपुर झिरका में, और फिरोजपुर झिरका का ये जो इलाका है, नूह से अपनी उसी i20 कार जिसमें विस्फोटक होता है उसको लेकर जो उमर है वो यहां पर पहुंचता है। पहुंचने के बाद यहां पर वो एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश करता है, उसको पैसे की जरूरत होती है। और ये पूरी फुटेज जो है, जो सामने कैमरा लगा हुआ है सड़क के दूसरी तरफ, इस सीसीटीवी कैमरे में ये फुटेज कैप्चर हो जाती है, जिसमें ये दिखाई देता है कि ये i20 गाड़ी जो है ये फिरोजपुर झिरका यानी कि नूह की तरफ से आते हुए सीधा यहां पर जो ये एचडीएफसी का एटीएम है यहां पर गाड़ी रुकती है। गाड़ी रुकने के बाद उसमें से सबसे पहले की जो फुटेज है उसमें दिखाई दे रहा है, गाड़ी से उतरते ही अपने चेहरे पर मास्क लगाता है ताकि उसे कोई पहचान ना सके। मास्क लगाने के बाद वो इस एचडीएफसी के एटीएम के अंदर जाता है। एटीएम में अंदर जाने के बाद वो यहां से पैसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन मशीन खराब होती है, यहां से पैसे नहीं निकल पाते किसी टेक्निकल वजह की वजह से। इसके बाद वो वापस आता है और यहीं पर जिस i20 कार के अंदर विस्फोट होता है उस i20 कार में आके वो वापस बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद एटीएम से गार्ड निकल कर आता है, वो भी उसके साथ ड्राइविंग सीट की बगल की सीट पर बैठ जाता है। जानकारी ये मिली है कि जब ये एटीएम जो आप देख रहे हैं, जब ये नहीं चल रहा था, इनके जो कैमरे लगे हुए हैं सीसीटीवी कैमरे, इसमें भी ये पूरी कार जो है कैप्चर हुई है। तो गार्ड से वो कहता है कि आसपास कहाँ एटीएम मिल जाएगा। गार्ड बताता है कि थोड़ा आगे मिल जाएगा। इसके लालच में वो लालच भी देता है कि वो गार्ड को 5,000 रुपए देगा अगर वो आगे किसी एटीएम से उसकी पैसे निकालने में मदद कर दे। गाड़ी यहां से रॉन्ग साइड होते हुए आगे जो टोल प्लाजा है उस तरफ जाती है, कहीं रास्ते में एटीएम से पैसे निकालते हैं और फिर वो गाड़ी वापस इसी लोकेशन पर आती है। उधर फरीदाबाद की जिस अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर इस पूरी आतंकी वारदात की साजिश रची गई, उस पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। यूनिवर्सिटी के मालिक से लेकर ट्रस्टी जांच के रडार पर है। दिल्ली में ओखला, जामिया नगर समेत अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े 25 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ रेड डाली गई। समय हम जामिया नगर में मौजूद हैं, जहां अल फलाह यूनिवर्सिटी ट्रस्ट का ऑफिस है। ये मुख्य ऑफिस भी माना जाता है यूनिवर्सिटी का, और सुबह 5 बजे से यहां पर ईडी की रेड चल रही है। ये कार्रवाई ग्रुप से जुड़े वित्तीय अनियमितताओं, शेल कंपनियों के इस्तेमाल, फर्जी लेन देन और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच का हिस्सा बन चुकी है। एक ही पते पर 9 शेल कंपनियां, कई संदिग्ध पैटर्न उजागर होने के बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी, जहां डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन जिस यूनिवर्सिटी को अपना अड्डा बनाए हुए थे व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल चलाने के लिए, वो पूरा ग्रुप जांच के घेरे में आ चुका है। और खासकर मनी जो फंडिंग अल फलाह यूनिवर्सिटी की कहां से आती है, कहां इसका भुगतान होता था, और कुछ ही सालों में ये ग्रुप इतना बड़ा कैसे हो गया, ये सब अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टर की जांच के घेरे में है। और आइए बात करते हैं पुतिन के आखिरी वॉर की। जी हां, बात रूस और यूक्रेन की, जिनके बीच जंग रुकने के बजाय और तेज होती चली जा रही है। ज़ेलेंस्की ने रूस की धरती पर बम बरसाए तो गुस्साए पुतिन ने यूक्रेन को धुआं कर दिया। रूस ने एक दिन के अंदर यूक्रेन में 142 जगहों पर हमले किए हैं। ज़ेलेंस्की झुकने के बजाय पुतिन को उकसाने की कार्रवाई कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की फ्रांस से 1-2 नहीं 100 राफेल विमान खरीद रहे हैं। ज़ेलेंस्की के इस फैसले का क्या असर होगा? क्या पुतिन के टारगेट पर अब फ्रांस भी आएगा? क्या पुतिन यूरोपीय यूनियन पर अटैक करने वाले हैं? इसे समझने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। यूक्रेन के हमले के बाद पुतिन का पलटवार। एक दिन में यूक्रेन के 142 इलाकों में अटैक। नोवोरोसिस्क में अटैक से पुतिन का पारा हाई।
यूक्रेन भी फ्रांस से खरीद रहा है 100 राफेल विमान। रूस यूक्रेन के बीच अभी और भीषण जंग बाकी है। यूक्रेन के जोरदार हमले के बाद पुतिन गुस्से में है। पुतिन यूक्रेन में तबाही लाने पर आमादा हो गए। इसकी उन्होंने झलक भी दिखा दी। रूस ने एक साथ यूक्रेन के 142 जगहों पर अटैक किया है। यूक्रेन के तेल डिपो को निशाना बनाया तो लंबी रेंज के ड्रोन साइट को भी तबाह कर दिया है। यूक्रेन इन्हीं ड्रोन के जरिए रूस पर हमले कर रहा था। पुतिन के आदेश पर हुए हमले में यूक्रेन के टैंकर जल रहे हैं। गोला बारूद का डिपो आग के गोले में तब्दील हो चुका है। रूस ने यूक्रेन पर यह ताजा हमला पेक्रोवस्क, खार्किव और कुपियांस्क में किया है। रूस ने खार्किव, सुमी, चेरनिहिव, ओडेसा और डोनेस्क रीजन में यूक्रेन के तेल के ठिकानों को निशाना बनाया है। यहां रूस की इस्कंदर मिसाइलों ने तबाही मचाई है। इससे पहले जेलेंस्की ने रूस की धरती पर बारूद बरसाए थे। नोवोरोसियस्क सिटी पर हुए हमलों से ब्लैक सी में रूसी ऑयल का एक्सपोर्ट करने वाला शेख खारिस ऑयल कॉम्प्लेक्स आग की लपटों से घिर गया। दुनिया की सबसे बड़ी तेल पाइपलाइन यहीं से जाती है। यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज मिसाइलों के साथ स्वार्म ड्रोन का इस्तेमाल किया था। इस हमले में ब्लैक सी के किनारे बना रूस का सबसे बड़ा ऑयल कॉम्प्लेक्स तो जला ही, दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम S-400 का लॉन्चर भी तबाह हो गया था। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि नोवोरोसियस्क अटैक में रूस के S-400 के 4 लॉन्चर को नुकसान पहुंचा है। इनकी कीमत करीब $10 करोड़ है। यहां एक मिलिट्री कंपाउंड में 12 S-400 सिस्टम तैनात थे। 2 अर्ली वार्निंग रडार 96N6 को यूक्रेन ने तबाह कर दिया। इस हमले में 2 टारगेट की पहचान करने वाले 92N6 रडार भी चपेट में आए हैं। इस रडार के तबाह होने से रूस को $25 करोड़ का नुकसान हुआ है। कुल मिलाकर जेलेंस्की ने एक ही अटैक में पुतिन को करीब $450 करोड़ का बहुत बड़ा झटका दिया है। इस हमले के बाद पुतिन आग बबूला थे। पुतिन के गुस्से का असर अगले 24 घंटे में दिखने लगा। रूस का एक ड्रोन ओडेसा रीजन में तुर्की फ्लैग वाले तेल के टैंकर पर भी गिरा। देखते ही देखते एमटी ओरिंडा नाम का ये तेल टैंकर धू धू कर जलने लगा। उस वक्त इस टैंकर से इस्माइल पोर्ट पर नेचुरल गैस ऑफलोड किया जा रहा था। ड्रोन अटैक के बाद ऑयल टैंकर लपटों में घिरा ही कई गाड़ियां भी पूरी तरह से तबाह हो गई। इस्माइल पोर्ट यूक्रेन के लिए कितना अहम है ये समझ लीजिए। ब्लैक सागर में स्थित इज़राइल पोर्ट उन बंदरगाहों में है जो यूक्रेन के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए लाइफलाइन है। अपने तेल ठिकानों पर रूस के लगातार हमलों के बाद यूक्रेन भीषण सर्दियों के लिए भी गैस का स्टॉक जमा कर रहा है। जेलेंस्की इसी सिलसिले में रविवार को यूनान के दौरे पर गए थे और नेचुरल गैस को लेकर डील भी की थी, जिसके मुताबिक अमेरिकी लिक्विफाइड नेचुरल गैस उत्तरी यूनान के पोर्ट से होकर ओडेसा रीजन पहुंचेगी। लेकिन पुतिन नहीं चाहते कि जेलेंस्की का यह प्लान कामयाब हो सके, इसलिए रूस ये ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। जेलेंस्की रूस के हमलों से बचने के लिए बार बार पश्चिमी देशों से हथियार मांग रहे हैं। अमेरिका ने जब यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल देने से मना कर दिया तो यूक्रेन ने जर्मनी से पैट्रियट डिफेंस सिस्टम खरीदा। अब जेलेंस्की ने फ्रांस से 100 राफेल विमान खरीदने का फैसला किया है।
इस डील के लिए जेलेंस्की पेरिस पहुंचे और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ करार पर हस्ताक्षर किया, जिसके मुताबिक यूक्रेन अगले 10 साल में फ्रांस से 100 राफेल विमान खरीदेगा। साथ ही साथ समझौते के मुताबिक फ्रांस 8 एयर डिफेंस सिस्टम SAMP-T भी यूक्रेन को देगा। SAMP-T सिस्टम में 6 लॉन्चिंग सिस्टम होंगे। डील की लिस्ट यहीं तक सीमित नहीं है। जेलेंस्की ने ड्रोन इंटरसेप्टर और गाइडेड बम खरीदने के लिए भी फ्रांस के साथ करार किया है। La Russie seule aujourd'hui fait le choix de poursuivre cette guerre et même de l'intensifier. Je rappelle que depuis le mois de mars dernier, vous avez avec clarté redit votre disponibilité à la paix et que suite à des initiatives américaines soutenues par les Européens et au travail important que nous avons conduit ces derniers mois, tout est prêt pour la paix. La Russie seule s'y refuse. Et l'intensification des frappes contre les infrastructures énergétiques de l'Ukraine est une preuve supplémentaire de cette agressivité et de ce cynisme. Et je veux ici les condamner avec force, tout autant que les attaques contre les civils. C'est aujourd'hui la preuve que la Russie poursuit un objectif qui est celui अब इस डील के बाद पुतिन कैसे रिएक्ट करते हैं? क्या वो फ्रांस के खिलाफ भी बदला लेंगे? क्या नाटो के देश पुतिन के जवाबी हमले के लिए तैयार हैं? इसका जवाब तो आने वाले दिनों में मिलेगा। लेकिन पुतिन के हमलों से डरे जेलेंस्की लगातार नए हथियारों का परीक्षण कर रहे हैं। यूक्रेन ने हाल ही में नेपच्यून मिसाइल का इस्तेमाल किया है। नेपच्यून यूक्रेन की लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है। रूसी एयर डिफेंस को चकमा देने के लिए नाटो की मदद से मिसाइल की विध्वंसक क्षमता बढ़ाई गई है। जेलेंस्की की नेपच्यून क्रूज मिसाइल 1000 किलोमीटर तक मार करती है। इसकी रफ्तार 900 किलोमीटर प्रति घंटा है। अटैक के अंतिम चरण में ये सिर्फ 3 से 5 मीटर की ऊंचाई पर उड़ती है, जिसकी वजह से अक्सर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट करने में चूक जाते हैं। इसे ट्रक बेस्ड मोबाइल लॉन्चर से दागा जा सकता है। इसमें लगा 260 किलो का विस्फोटक जहां फटता है वहां आग में जलकर सब खाक हो जाता है। जेलेंस्की नए हथियार खरीद रहे हैं तो पुतिन इस मामले में बहुत आगे निकल चुके हैं। उन्होंने मिसाइलों की नई खेप तैनाती के लिए भेज दी है। रूसी झंडा लगे ट्रकों में इन मिसाइलों को लोड कर मोर्चे के लिए रवाना कर दिया गया है। इसके साथ ही रूसी सेना की मिसाइल आर्मी भी रवाना कर दी गई है। अब सवाल बस इतना ही है कि तबाही सिर्फ यूक्रेन में होगी या फिर पुतिन बाउंड्री पार करेंगे, निशाना नाटो भी बनेगा। यूक्रेन पर जब तबाही आती है, पुतिन ज्यादातर इस्कंदर, कैलिबर, किंझल और हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइल का इस्तेमाल करते हैं। अब S-400 पर हमले के बाद पुतिन जिरकॉन के साथ साथ क्या ऑरिशनिक मिसाइल भी चलाने वाले हैं। रूस ने यूक्रेन पर ऑरिशनिक मिसाइल से हमला आखिरी बार 21 नवंबर 2024 को निप्रो सिटी पर किया था। ऑरिशनिक का नाम सुनकर क्यों जेलेंस्की और नाटो थर-थर कांपते हैं। ऑरिशनिक में 6 वॉरहेड लगे होते हैं जो अलग अलग ठिकानों पर टारगेट को तबाह करते हैं। हर एक वॉरहेड में कई विध्वंसक होते हैं जो टारगेट पर गिरने के साथ पूरे इलाके को तबाह कर देते हैं। ऑरिशनिक मिसाइल 12,300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से प्रहार करती है। यूक्रेन के पास अभी जो भी डिफेंस सिस्टम है उनके लिए पुतिन की ऑरिशनिक को रोकना नामुमकिन है। पुतिन यही नहीं रुकने वाले हैं। यूक्रेन पर हमले के लिए वो नई मिसाइलों की नई खेप भेज रहे हैं। ये गर्जना रूस की इस्कंदर M मिसाइल की, जिसका प्रहार यूक्रेन के कब्जे वाले नेप्रोपेट्रोवस्क में हुआ है। पुतिन ने उसी नेपच्यून मिसाइल के लॉन्चर को निशाना बनाया है, जिससे जेलेंस्की ने मिसाइलें मारकर रूस के एटमी शोले भड़काए थे। रूस ने नेप्रोपेट्रोवस्क के वासिल यवास्कोए में यूक्रेन के हिमार्स रॉकेट लॉन्चर को भी धुआं कर दिया। पुतिन के मिसाइलों का नया डोज जेलेंस्की पर बहुत भारी पड़ रहा है। खार्किव में रूसी मिसाइल अटैक के बाद आग के शोले उठ रहे हैं, इमारतें जल रही हैं, कारों में आग लगी थी। रूसी मिसाइल हमले से पहले ये यूक्रेन की एक खूबसूरत बस्ती थी। अब इस हाई राइज बिल्डिंग वाले इलाके में धुआं ही धुआं है। मलबा चारों तरफ बिखरा पड़ा है। 12 से 17 साल की उम्र की 4 लड़कियां घायल हो गई। यूक्रेन की पोर्ट सिटी ओडेसा में रूस ने 2 इस्कंदर मिसाइलों से हमला किया है।
पुतिन ने यहाँ अंधेरा करने के इरादे से यूक्रेन के एनर्जी और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया है। इसके अलावा 128 ड्रोन से भी हमला किया। ये तस्वीरें जापोरिजिया की हैं, जहां दिनों दिन लड़ाई और तेज होती जा रही है। रूस ने यहां यूक्रेनी सेना की एक बटालियन को टारगेट किया, जो जंगल और मैदानी इलाकों में छोटे छोटे केबिन बनाकर हमले कर रही थी। रूसी ड्रोन यहां यूक्रेन की कमर तोड़ने के लिए सिग्नल टावर्स को निशाना बना रहे। रूस का कामिकेज ड्रोन जैसे ही टावर से टकराता है, वहां आग लग जाती है और देखते ही देखते टावर का ऊपरी हिस्सा टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर आ गिरता है। रूस और यूक्रेन के बीच फिलहाल जंग थमने के कोई आसार नहीं। जिस तरह ज़ेलेंस्की और पुतिन नए नए हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, साफ है कि जंग की ये ज्वाला अभी और भड़कने वाली है। जल्द ही इस जंग के 4 साल पूरे हो जाएंगे। रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर कब तक बमों और मिसाइलों की बारिश करते रहेंगे।